नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 40 के साथ, जो कि निर्देशन का अंतिम भाग है, पार्ट 14। अपनी बात चल रही थी निर्देशन के तत्व या अवयव की, और चौथा अवयव चल रहा था निर्देशन का, जिसको अपन बोलते हैं संप्रेषण या कम्युनिकेशन। इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये लास्ट पार्ट है निर्देशन का। इसके बाद के लेक्चर नंबर 41 से अपन चालू करेंगे नियंत्रण। तो इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं या बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, सामान्य सी चीजें हैं, बहुत टेक्निकल पार्ट नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए बिल्कुल। पहला है भौगोलिक दूरी, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। भौगोलिक दूरी, दूर स्थित क्षेत्रों जो खास तौर पर सुदूर होते हैं, रिमोट हैं, जहां पहुंच पाना मुश्किल है, जहां पे टावर भी नहीं है, पक्की सड़कें भी नहीं है, संदेश भेज पाना कठिन होता है। तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भौगोलिक दूरी, फिजिकल ये फैक्टर है कि टावर नहीं है, सड़क नहीं है, पहुंच भी नहीं सकते, सब कुछ भी नहीं है, नेट भी नहीं जा सकता, सड़क भी नहीं जा सकती, मुश्किल है भेजना वहां संप्रेषण। दूसरा है त्रुटिपूर्ण अनुवादन, है ना, त्रुटि है ना, फॉल्टी ट्रांसलेशन, गलत अनुवादन। जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में होता है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश अनुवाद किया जाता है, ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। हिंदी से अंग्रेजी या इसका उल्टा अनुवाद, उल्टा मतलब अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद करते समय यदि अनुवादक, ट्रांसलेटर जो होता है, वो उस चीज का भाव ना समझकर शब्दशः मतलब फिगरेटिव सेंस ना समझ के, उसका फिगरेटिव मीनिंग ना समझ के लिटरल अनुवाद करे शब्दशः, है ना। अविधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां हैं, है ना, जिसको लिटरल मीनिंग, फिगरेटिव मीनिंग ये सब बोलते हैं अपन, ठीक है। तो भाव ना समझ के, फिगरेटिव मीनिंग ना समझ के उसका लिटरल अनुवाद कर दे तो संप्रेषण प्रभावी नहीं रह जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्लिश कार्टून्स आते हैं, चाइनीज कार्टून्स आते हैं, या इंग्लिश मूवीज जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, उनकी अगर हिंदी डब फिल्में आप देखेंगे तो उनके बोलने पे ही आपको हंसी आ जाएगी। देखा होगा आपने कार्टून में इस तरीके से नहीं बोलते हैं, वो देखो भीम, वो पहाड़ी के पीछे क्या दिख रहा है, उगता हुआ सूरज, इस तरीके का नहीं बोलते हैं वो कार्टून में। तो वो इंग्लिश से हिंदी डब किया जाता है और शब्दशः कर दिया जाता है, इसलिए वो मजाकिया जैसा लगने लगता है, ठीक है। तो शब्दशः अनुवाद ना करके भाव समझकर अनुवाद होना चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावी रह जाएगा। तीसरी बात करेंगे संदेश की गलत अभिव्यक्ति, है ना। संदेश दे रहे हैं आप तो उसका एक्सप्रेशन जो है गलत दे रहे हैं। जैसे शब्द भंडार आपके पास सही नहीं है, शब्दों का कलेक्शन सही नहीं है, या गलत शब्द का चयन कर रहे हैं आप उसमें से, है ना, तो ये संदेश का अर्थ गलत निकाल सकते हैं लोग। उदाहरण, जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, तुम्हारे घर पे मेरी लात पड़ी तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया, तो यहां लात शब्द उचित है क्या? तुम्हारे घर पर मेरे चरण पड़े या मेरे कदम पड़े तुम्हारे घर पे तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया, तो यहाँ पे लात यूज करना जो है कॉन्टेक्चुअली गलत है, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, पैर का मतलब कदम भी होता है, लात भी होता है, चरण भी होता है, पैर भी होता है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कौन सा शब्द यूज करना है, तो ये एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुअर्थी शब्दों या संकेतों का प्रयोग, है ना। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक भजन सुनता हूं मैं, तो उस भजन में है, मेरी हार हुई है इस संसार में भगवान, अब तुमको मैं क्या हार चढ़ाऊं। तो मेरी हार हुई से मतलब यहां पे क्या है कि मेरी हार हुई है मतलब मैं वहां पे डिफीट हुआ हूं, और यहां पे भगवान तुमको क्या हार चढ़ाऊं, हार का मतलब यहां माला है, तो एक ही हार के बहुअर्थी मतलब है, ठीक है। तो इनको ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। फिर तकनीकी शब्दावली का प्रयोग, है ना। जैसे मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, अब मैं अगर डायरेक्ट एकदम टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको सरल शब्दों में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि वक्ता किसी पर्टिकुलर चीज का विशेषज्ञ है तो हो सकता है उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तकनीकी शब्द जो है सामान्य जन को समझ में ना आए, तो उन तकनीकी शब्दों का सामान्य अर्थ लेके और वक्ताओं के स्तर तक पहुंच के, नीचे उतर के आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग यदि आप सामान्य जन के लिए करेंगे तो प्रबंध में या संप्रेषण में बाधा आएंगी। तो यदि आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं तो इसी लेक्चर के नीचे दी हुई लिंक में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप करेंगे
मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप कुछ नॉमिनल चार्जेस देके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके 25 में से 25 अंक सुनिश्चित होंगे। छठवां जो कारक है प्रभावी संप्रेषण में बाधा का, वो है मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक चिंतित व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, वो सही संप्रेषण नहीं कर सकता क्योंकि ठहराव नहीं है, उसका दिमाग होश में नहीं है। संस्कृति, खानपान, बोलचाल, आचरण अलग अलग होने पर प्रभावी संप्रेषण में बाधा आती है। ध्यान न देना भी एक मनोवैज्ञानिक कारक। मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है तो भी उसको समझ में नहीं आएगा और संप्रेषण में बाधा होगी, ठीक है। तो चिंतित व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति सही संप्रेषण नहीं कर सकता। फिर संस्कृति, खानपान, बोलचाल, आचरण अलग अलग होने पे प्रभावी संप्रेषण में बाधा आती है। है ना, जैसे मैं बोल दूं आपको कि आज सुबह आपने भात खाया क्या, तो आपको समझ में शायद कुछ लोगों को आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, क्योंकि बघेलखंड की तरफ भात का मतलब होता है चावल, इंग्लिश में बोले तो राइस, ठीक है। तो आपको संस्कृति और खानपान के हिसाब से, जहां जैसी भाषा है उस हिसाब से बोलना चाहिए। नेक्स्ट है समय पूर्व मूल्यांकन। यदि कोई संप्रेषण किया जाता है किसी वक्ता द्वारा, तो वक्ता अपना वक्तव्य पूर्ण कर पाए इसके पहले ही श्रोता मूल्यांकन कर ले उसके द्वारा कही गई बात का, तो गलती की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर के जनक कौन है ना, तो आप एकदम जवाब दे देंगे चार्ल्स बेबेज। लेकिन मैं पूछने वाला हूं कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक। तो आधुनिक शब्द बोलने के पहले आपने जवाब दे दिया चार्ल्स बेबेज और आपका गलत हो गया आंसर, ठीक है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर्स के जनक कौन है, ठीक है। तो समय पूरा समझें आप वक्ता के वक्तव्य को, फिर आंसर दें, फिर उसका मूल्यांकन करें, तो संप्रेषण प्रभावी होगा, अदरवाइज गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद बात करेंगे अविश्वास। बहुत बड़ा फैक्टर है ना, बोलने वाले और पाने वाले दोनों में से किसी एक का भी विश्वास यदि एक दूसरे के प्रति मजबूत ना हो तो संप्रेषण में बाधा आनी ही आनी है, ठीक है। नेक्स्ट, समयाभाव के कारण संप्रेषण में कठिनाई आती है ना। समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी बोलने वाला जल्दी जल्दी बोल के खत्म करेगा, और सुनने वाले को भी जल्दी पढ़िए तो वो जल्दी जल्दी कुछ तो भी सुनेगा और भाग जाएगा। तो समयाभाव के कारण भी संप्रेषण में कठिनाई आती है। अच्छा, ठहर के सुनिए, पढ़िए, ये लेक्चर भी ठहर के सुनिए, पढ़िए। बहुत कम समय 12-13 मिनट एवरेज का मैं एक लेक्चर बना रहा हूं और उसमें कोई भी बकवास नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके समय की बहुत बड़ी कीमत है, मेरे लिए भी। तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है और सारा कवर किया गया है। नेक्स्ट है पद का मद। किसी व्यक्ति को अपने पद का जो है वो घमंड है। पदांध व्यक्ति नीचे वालों को तवज्जो नहीं देता है, अतः उनकी बात नहीं सुनता है और प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता है। जो ऊपर के पद पे स्थित व्यक्ति है वो नीचे वालों को, अपने अधीनस्थों को तवज्जो नहीं दे रहा है, उनको इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उनकी बातों पे, तो संप्रेषण में बाधा आनी ही आनी है। नेक्स्ट है चापलूस प्रवृत्ति, है ना, बटरिंग प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग बटरिंग करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि स्पाइनलेस फेलो होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली होती है, स्पाइनलेस फेलो। यथार्थ संप्रेषण में बाधा है ये चापलूस प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि अफसर की गलत बात में भी हाँ से हाँ मिलाते हैं। अफसर ने कहा अच्छा कोरोना से, इस बार कोरोना में कोई नहीं मरा और 10 लोग नए जीवित हो गए, तो उसने कहा हाँ साहब हमको प्रमोशन मिलेगा। बिल्कुल सर, आप सही कहें, है ना। मुकेश का एक गाना है ना कि तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये चापलूस प्रवृत्ति का गाना है जो अपनी प्रेमिका के लिए प्रेमी गाता है, ठीक है। आपको प्रेमिका और प्रेमी का कंसेप्ट मालूम होगा। जो सूफी संत आंदोलन था 1500 के आसपास, जो सूफी संत आंदोलन था, उसमें प्रेमिका ईश्वर को बोला गया है और प्रेमी जो है वो बोला गया है भक्त को। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रेमिका किसको बोला गया है? महबूबा बोला गया है ईश्वर को, और महबूब बोला गया है किसको? भक्त को, ठीक है। तो इतिहास की बात है, ध्यान दीजिएगा जरा। नेक्स्ट है तकनीकी बाधाएं। ये भी संप्रेषण में बाधक है। तकनीकी बाधाएं कुछ आ रही हैं। मान लीजिए कि मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं और अचानक किसी का लगातार फोन आ रहा है या नेटवर्क सही नहीं मिल रहे हैं, तो संप्रेषण में बाधक हो जाती हैं चीजें। टावर सही नहीं मिल रहे हैं, है ना, पीछे से बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है, तो संप्रेषण में बाधक है ये सब, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे बाहर से जो आवाजें आती हैं उसे कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं,
दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता का पत्ता साफ होने का भय भी संप्रेषण में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करता है। इसको मैं समझाता हूं कि सत्ता का पत्ता साफ होने का भय, मान लीजिए मेरी सत्ता है कहीं पे और वो खत्म होने का भय है मुझे, तो मैं संप्रेषण में जानबूझ के बाधा उत्पन्न करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड लिटन ने लगवाया था प्रेस पर प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि प्रेस में जो छापा जा रहा था वो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का संचार कर रहा था, राष्ट्रीय भावना का संचार कर रहा था। तो लोग कहीं एकजुट होकर अंग्रेजों पे हमला न कर दें, है ना। तो सत्ता का पत्ता साफ होने से बचाना था अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। आप कौन सा पेपर था? तो आनंद बाजार पत्रिका थी, इतिहास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। 14 के 14 जो फैक्टर अपन ने पढ़े हैं ये काय के थे? प्रभावी संप्रेषण में बाधा। अब लास्ट टॉपिक जो है संप्रेषण का वो है प्रबंध सूचना प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से प्रश्न आते ही हैं, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, वह प्रणाली जिसमें आंकड़े मतलब डेटा या सूचनाएं, है ना, कच्ची सूचनाएं नहीं, कच्ची सूचनाएं या डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, परिशुद्ध किए जाते हैं, मतलब उनका प्रोसेसिंग की जाती है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, ताकि उनके आधार पर प्रबंध के निर्णय लिए जा सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेटा होता है या रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जब उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसमें कटाई छटाई बिनाई हो जाती है, तो वो आंकड़े क्या बन जाते हैं? सूचना बन जाते हैं। डेटा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि उसके आधार पे प्रबंध के बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकें। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रबंध सूचना प्रणाली। दूसरे शब्दों में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रणाली सही समय पर सही व्यक्ति को सही रूप में उपयुक्त सूचना प्रदान करके प्रबंध की समस्या को हल करने का प्रयास करती है ना। टाइमलीनेस जरूरी है, सही व्यक्ति को सही रूप में जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वही की वही इंफॉर्मेशन देके और प्रबंध की समस्या को हल करने के लिए या निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है। और देखेंगे इसमें आगे समाचार, रॉ समाचार जो फील्ड से मिला आपको, या रॉ डेटा मिला या तथ्य मिले या डेटा बोला इनको, या रॉ इंफॉर्मेशन भी बोल दी। रॉ इंफॉर्मेशन में ऊपर परिशुद्धता या प्रोसेसिंग की, तो वो क्या बन गई? सूचना व्यवस्थित आंकड़े को बोलेंगे, व्यवस्थित आंकड़ों को क्या बोलेंगे? सूचना। ठीक है। डेटा से बना क्या? इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग से बना क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फुल फॉर्म याद रखिएगा, आ सकता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में केंद्रीय सूचना भंडारण, सेंट्रलाइज डेटाबेस की व्यवस्था होनी चाहिए। सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, सेंट्रलाइज डेटाबेस की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सभी विभाग वहां से अपने मतलब की सूचनाएं प्राप्त कर सके तथा उनके आधार पर प्रबंधकीय निर्णय ले सकें। कोई भी आए उस सेंट्रलाइज डेटा से संबंधित सूचनाएं उठाए और सूचना के आधार पे एनालिसिस करके अपने विभाग से संबंधित निर्णय ले सकें। ठीक है। यह कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसके लिए कंप्यूटर का डेटाबेस होना जरूरी है। ठीक है। कंप्यूटर बहुत जरूरी है। MIS का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? कंप्यूटर का होना। MIS के ही संदर्भ में बस नाम चेंज करते जाइए। जैसे DSS है, तो DSS का फुल फॉर्म हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होगा? वही कंप्यूटर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना डिसीजन या निर्णय ले पा रहे हैं। ठीक है। उन आंकड़ों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के उनसे कुछ इन्फरेंसेस निकाल पा रहे हैं, उनसे कुछ निर्णय निकाल पा रहे हैं। इसी तरीके से DSS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा में आया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। HRIS लगा दूं मैं, MIS की मैं M की जगह क्या लगा दूं? HR। IS तो सेम है, तो HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित जितनी बातें हैं, कौन आया, कौन गया, कौन कब आया, किसका कब प्रमोशन हुआ, किसका कब डिमोशन हुआ, कौन कब रिटायर होने वाला है, किसकी कब सैलरी लगने वाली है, किसका कब इंक्रीमेंट लगने वाला है, किसको कब निकाला गया। ठीक है।
सारा उसकी जन्म कुंडली ह्यूमन रिसोर्स की किसमें होती है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसी के बेसिस पे नए लोगों को भर्ती किया जाना है कि पुराने लोगों को निकाला जाना है, ले ऑफ करना है, रीस्ट्रक्चरिंग करना है, डाउन साइजिंग करना है, फ्लैट स्ट्रक्चरिंग करना है। एक ही नाम है ये सारे, तो HRIS में लेआउट, डाउन साइजिंग, फ्लैट स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या है? कर्मचारियों की छटनी। चारों शब्द एक ही है। SIS सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्स की से संबंधित सारी जानकारी जहां पे हो तो वो सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। तो कोई भी नाम लिखिए, उसके पीछे IS लगा दीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा दीजिए, तो अपना कंप्यूटर के आधार पे डेटाबेस तैयार हो जाता है उस डिपार्टमेंट का। ऐसे ही सभी विभागों के इंफॉर्मेशन सिस्टम को हो सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पे निर्देशन खत्म होता है चौथा अवयव मैनेजमेंट का। कल नेक्स्ट लेक्चर से अपन बात करेंगे पांचवें फंक्शन की, नियंत्रण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है वहां पे, सो ध्यान से पढ़ेंगे। अपन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 80 से 85% सिलेबस अपना हो चुका है। लगे रहिए लगातार मेरे साथ और जरूर अपन इस परीक्षा रूपी भवसागर की नाव को पार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।